हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द CRS टेक पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको यानी क्लास 11th वालों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए मैथ का पेपर लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको आज पूरा मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। और बच्चों, यही पेपर आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पेपर को करने के लिए आपको समय 3 घंटे मिलते हैं। और आपको सबसे पहले आपको ये ध्यानपूर्वक ये नोट पढ़ना है कि ये आलोक दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों में अंक उनके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। ये चीज आपको शुरू में पढ़ लेनी है, फिर उसके बाद आप प्रश्न को चालू करो। तो हमें पता है हमारे पेपर में 20 MCQ प्रश्न आते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर, तो जो कि आपकी स्क्रीन पर पेपर है, इसको ध्यान से पूरे प्रश्न को देखिए और खुद से सरल करो। फिर मैं उसके बाद मैं आपको इसका हल बताता हूं। तो बेटा, पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि ए डैश और उसका भी डैश, इसका मतलब ए का संपूरक फिर उसका भी संपूरक बराबर होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ध्यान से देखो। ए ऑप्शन दे रखा है आपको ए, और सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको ए डैश, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको ए यूनियन बी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको ए इंटरसेक्शन बी। आपको बच्चों प्रॉपर्टीज आनी चाहिए और आपको पता भी होगा कि किसी भी समुच्चय का अगर आप संपूरक करो, उसका भी संपूरक करें तो फिर वही सेट लौट कर आ जाता है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके ए के बराबर, यानी ए शॉर्ट पुनः लौट कर आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। क्लियर? यहां देखो बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। बहुत ही अच्छे प्रश्न है बच्चों इसमें, प्रश्न नंबर 2। तो इसके एंड तक बने रहिए बच्चों, यही प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो ये कह रहा है, यदि x + 1, y - 2 बराबर 3, 1 है, तो इसमें x और y के मान क्या होंगे। तो बताइए, आपको पता है कि जब भी दो बिंदु अगर बराबर दे रखे हों तो भुज की तुलना भुज के साथ करते हैं और कोटि की तुलना कोटि के साथ करते हैं। क्लियर? ये तो बात आपको पता ही होगी। तो 1 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और उसके बाद 2 को पक्षांतर करेंगे तो 1 + 2, तो y बराबर 3 हो जाएगा। तो ये देखो, ऑप्शन में x बराबर 2 और y बराबर 3 कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूसरा ऑप्शन सही है, 2, 3। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, जो कि बिंदु दे रखा 2, 3। क्लियर बच्चों? बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है ये कि साइन 31 π/3 इसका मान होगा। तो आपको पता है बेटा, पाई को हम क्या कहते हैं, 180 कहते हैं, सभी को पता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर लेंगे डिग्री में। तो ये हो जाएगा sin 31 × 180 और बट्टे 3 को हम काट देंगे तो 60 बार कट जाएगा, 3 से 180। तो ये इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कि 6 × 1 = 6 और 6 × 3 = 18, यानी 1860 अंश आ गया। अब 1860 अंश के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि इसका मान क्या आएगा। तो हम इसको तोड़ेंगे बच्चों, और तोड़ने के लिए हम 360 का चक्कर लगा के देखेंगे कि कितनी बार जा रहा है। तो यानी 360 × 360 के कितने चक्कर लग जाएंगे, 4 चक्कर लग जाएंगे। तो देख लेते हैं कि यहाँ तक पहुँच पाता है कि नहीं 4 चक्कर पे ये, क्योंकि हमें पता है एक चक्कर में 360 अंश होते हैं। तो हम देख लेंगे कि 1860 में कितने चक्कर लग रहे हैं 360 के। तो 4 0 0, 4 6 24 का 4 और उसके बाद 4 6 24 और 4 3 12, 12 और 2
14। ये तो बहुत कम बचा है, तो हम क्या करेंगे 5 चक्कर लगा के देखते हैं। तो 6 ही लगा के देखो डायरेक्ट, तो 6 0 0 और 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, अरे बहुत ज़्यादा हो गया कि तो इसका मतलब 5 बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि देखो इसको करके मल्टीप्लाई करो 5 0 0 5 6 30 की 0 और हासिल 3, 5 3 15 18, यानी 360 इंटू 5 कितना होता है 1800, और हमारे पास कितना आएंगे 1860। तो हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा कि 60 अंश और ऐड करना पड़ेगा 1860 बनाने के लिए। अब ये साइन 360 इंटू एन प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्लियर। अब साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 का मान क्या होता है कि लंब बट्टे कर्ण यानी √3/2। क्लियर। क्लियर। कौन सा ऑप्शन सही है देखो जल्दी फटाफट अपनी स्क्रीन पर। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है बच्चों, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, जो कि कितना है कि √3/2। बताइए बच्चों आपके यहाँ तक कितने प्रश्न सही गए हैं, जल्दी बताओ, कमेंट करो मुझे। अभी तक मैंने आपको 3 सवाल कराए, उम्मीद करता हूँ अभी तीनों सवाल ही सही गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल पूछे गए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 इधर कर लेते हैं, चलो अभी तो जगह है। प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 में कुछ नहीं है, केवल i की पावर 6 का मान पूछा गया है, और i की पावर 6 को हम तोड़ सकते हैं i की पावर 4 इंटू i की पावर 2, और i की पावर 4 का मान कितना होता है बच्चों 1, और i² का मान होता है -1, तो -1 की 1 में गुणा करेंगे तो -1। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें जल्दी फटाफट देखो, आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है जिसमें -1 दिया गया है। क्लियर। तो पहले का कौन सा सही था, ए ऑप्शन, यानी पहले ही सही था, और दूसरे का कौन सा सही था कि दूसरे का दूसरा ही सही था, सेकंड ऑप्शन, और तीसरे का तीसरे ही सही था, थर्ड ऑप्शन। देख रहे हो कितना क्रम बनना है। और देखो चौथे का चौथा ही सही था। आपने सोचा भी नहीं होगा जब इसको हल कर रहे होंगे कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा आंसर आ रहा है। देखो अभी तक तो यही चल रहा है। तो अब चलेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। जिसने भी पेपर बनाया भाई बहुत ही दिमाग से बनाया है, बात समझ में आई कि नहीं। अब चलते हैं 5वें का देखते हैं कौन सा होने वाला है। 7 फैक्टोरियल बट्टे 5 फैक्टोरियल इसका मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल तक खोलते हैं, इसे 5 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, और रोकने के बाद नीचे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट देंगे, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है फटाफट, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, इसमें तो कोई सा भी, सॉरी 6 पंजे 30 नहीं, 7 6 42, अरे 7 6 42 होता है। तो 42 यानी कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसमें 5 में का तीसरा सही है, जो कि इसमें दे रखा है 42। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। ये मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है ये DY विद्या मंदिर का पेपर है, तो बहुत ही अच्छा पेपर बनाते हैं वो लोग। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। कमजोर से कमजोर भी बच्चा 100 में से 100 नंबर लेके आ सकता है, इस प्रकार पेपर बनाते हैं वो। तो भैया ए सेट दे रखा है 1 2 3, और बी सेट दे रखा है, इसमें बी सेट क्या दे रखा है कि 3 4 5। तो आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, बताइए ए इंटरसेक्शन बी जानते हो, जो कॉमन है वही होगा, इसमें केवल 3 कॉमन है तो 3 ही होगा बस। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, 1 सेकंड के डायरेक्ट देखते कि आप आंसर लगा सकते हो इसके। बात समझ में आई। अब चलते हैं इसके 7वें प्रश्न पर। जो विद्या मंदिर के बच्चे हैं वो अपना पेपर पूरा चेक कर लें, आपने कितने नंबर का किया है। ये 100 में से 100 नंबर के जिसने सही किया है वो मुझे जरूर कमेंट करना, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अगर आप जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे ही अगर आप करके आएंगे तो आपका नंबर कोई भी नहीं काट सकता। तो ये है 7वां प्रश्न, साइन 150 अंश। साइन 150 को हम जानते हैं कि 90 + 60 तोड़ सकते हैं, या फिर 180 - 30 तोड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन 90 + थीटा ये हो जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान कितना होता है बच्चों कि 1/2 होता है।
कि आधार बट्टे कट। तो इसका 1/2 ऑप्शन है इसमें कहीं पर? हाँ जी बिल्कुल है, दूसरा ही ऑप्शन है, इसमें दूसरा ही ऑप्शन सही है जो कि 1/2 दिया है। क्लियर। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न में इसमें ए सेट में दे रखा है बच्चों 1 2 3 और बी सेट दे रखा है 3 4। तो इसमें ए क्रॉस बी नहीं पूछा, केवल ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या पूछी है। ए क्रॉस बी में संख्या पूछी गई है अवयवों की। इसका ए क्रॉस बी मत निकाल देना। तो हमें पता है इसमें 2 एलिमेंट हैं और इसमें कितने, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। तो कितने आएंगे अवयवों की संख्या? 4 आएंगे, यानी चौथा ऑप्शन सही है इसका। बहुत ही सिंपल था। चौथा ऑप्शन में क्या है? 4 दिया गया है, वो ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9, तो बच्चों प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। इसमें पूछा गया है -i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? हम जानते हैं कि z, ये प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों की z पर बार बराबर होता है mod z स्क्वायर। तो यहाँ से हम इनवर्स निकालेंगे। तो कैसे निकलता है कि इस z बार को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा mod z का होल स्क्वायर अपॉन z बार, यानी अपॉन में चला जाएगा, गुणा में है। तो यहाँ से इसका इन्वर्स करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, तो z इन्वर्स हो जाएगा ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो z बार अपॉन mod z का होल स्क्वायर, ये यहाँ से हमारा क्या निकलता है? इन्वर्स निकलता है इस प्रॉपर्टी से। क्लियर बच्चों? ये फॉर्मूला होता है एक तरीका से, अगर आप याद भी कर सकते हो तो याद कर सकते हो, नहीं तो ये प्रॉपर्टी से निकल कर आ जाता है। तो इसमें आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है किसका? एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा -i, और इसको हम 0 -i कर सकते हैं, 0 -i कर सकते हैं लोग बच्चों। अब हमें निकालना है इसका z बार, यानी संयोग में बोलते हैं इस z बार को। तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का i हो जाता है, या इसे मैं 0 + i कह सकता हूँ। क्लियर। अब उसके बाद मुझे mod z का स्क्वायर चाहिए। तो mod z का स्क्वायर कितना होता है? वैसे मापांक जो रूट में निकलता है, लेकिन स्क्वायर है तो मैं रूट हटा दूंगा। तो ये होता है काल्पनिक संख्या का वर्ग प्लस वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग, एक का वर्ग एक ही होता है। तो mod z स्क्वायर बराबर 1 आ गया। क्लियर। तो सब कुछ है हमारे पास, तो निकाल देते हैं। z इनवर्स बराबर z बार का मान कितना था? z बार का मान i था, और नीचे 1 नीचे लगाओ मत लगाओ। तो इसका मतलब अगर z हमारे पास कितना है? -i है, तो z इनवर्स हमारे पास प्लस का i होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें है हमारा दूसरा ऑप्शन सही, क्योंकि इसने इस प्रकार दे रखा है, इसमें 0 + i कर दिया है, क्योंकि इसमें हमारा 0 पहले से ही है। 0 आप लगाओ मत लगाओ, क्योंकि इसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। चलो बच्चों अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 आपने देख लिया होगा, ये इनक्वलिटी से आया हुआ सवाल है। तो ये है 3 और 2 - x, और ये ग्रेटर देन इक्वल इसमें काट कर शायद 1 0 पता नहीं क्या है, लेकिन 1 कर दिया गया है। चलो देख लेते हैं, 1 से अगर आ जाता है तो 1 - x ये दिया है। तो इसमें हल पूछा गया है, तो इसमें हल का नाम जानते हैं, मल्टीप्लाइज करेंगे। 3 दूनी कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3x और 2 - 2x, 2x को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x बचेगा। क्लियर बच्चों। 6 को पक्षांतर करेंगे, -x बचेगा ना, हाँ 6 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि ये माइनस के 6 हो जाएंगे। अब माइनस का दोनों ओर गुणा करते हैं तो x ग्रेटर देन जो वो लेस देन बन जाता है, क्योंकि दोनों ओर अगर हम माइनस से गुणा करें बच्चों तो इनक्वलिटी जो चेंज हो जाती है। तो इसने बोला है कि x का मान या तो 4 होगा या 4 से छोटा होगा। इसका मतलब कि 4 को सम्मिलित करना है और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। सॉरी छोटा है ना, तो छोटा है तो इसका मतलब कि माइनस अनंत तक होगा छोटा, तो माइनस अनंत और 4 को सम्मिलित करना है। ऐसे हम इसको किसके फॉर्म में लिखा जाता है? इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों। तो माइनस अनंत से 4 थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है बच्चों इसका।
सेकंड ऑप्शन सही है। क्लियर। तो अभी तक मैंने आपको ये 10 प्रश्न कराए हैं और बताओ सभी बच्चे कि 10 में से आपके कितने सही हैं। 10 में से कितने सही हैं जल्दी बताओ फटाफट मुझे, क्योंकि 10 में से 10 ही सही होने चाहिए सभी बच्चों के। बहुत ही सिंपल पेपर है, तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, उसके बाद मैं चलता हूं इसके अगले सॉल्यूशन पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो, और जो बच्चों ने अभी तक वार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं दिए हैं उन्हें वो वीडियो देखते रहें, क्योंकि इन्हीं पेपरों से वो क्वेश्चन बनाते हैं। और बताइए, जब तक मैं रफ कर रहा हूं जब तक बताइए कैसे हो आप। सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप बताओगे थोड़ी नहीं, क्यों नहीं बताओगे, पता है ना, क्योंकि ऑफलाइन जो चल रही है क्लास, ऑनलाइन चलेगी तब हाल चाल पूछेंगे भाई जी। भाई जी अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी देखो फटाफट और करो खुद से सॉल्व जल्दी। तो 11वां प्रश्न है, इसमें बोला है दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं, इसकी प्रवणता में संबंध बताइए। ये L1 है, ये L2 है। मान लो इसकी M1 है प्रवणता, इसकी M2 है। तो जब दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी प्रवणताओं में संबंध होता है कि M1 इंटू M2 बराबर -1, यानी उनका गुणनफल -1 के बराबर आता है कोई ऑप्शन इसमें? थर्ड ऑप्शन सही है जी, थर्ड ऑप्शन सही है। अरे इसे तो हम देख के ही लगा देंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब चलते हैं 12वां सवाल। 12वां सवाल बताओ बच्चों कैसे करोगे। बहुत से बच्चों को अगर इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता है 12वें सवाल की, तो वो बहुत टाइम लगाएगा इसको सॉल्व करने में। x का मान पूछा है इसमें, तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि आर को जोड़ देते हैं, क्योंकि NCR होता है ना, तो आर को जोड़ दो और n के बराबर कर दो। तो ये दो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x और ये बचेंगे 16। अरे भैया 2 का भाग लगा दो, 2 अट्ठे 16 बंदर की पूंछ पकड़ के रोल है। बहुत ही पुराना डायलॉग है बच्चा। तो अब इसका कौन सा सही हो जाएगा, मिल गया ना, इसका कौन सा है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब चलते हैं इसके 13वें सवाल पर। 13वां सवाल कह रहा है बच्चों tan 180 माइनस थीटा। अरे tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, दूसरे की बात हो रही है। और दूसरे की बात हो रही है तो दूसरे में tan जो बाबूजी नेगेटिव होता है, पर 180 में tan का tan ही रहता है, तो माइनस का tan थीटा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अब चलते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो इसकी तो मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, ट्रिक भी बता सकता हूँ इसकी, या फिर ट्रिक से करोगे आप या दूसरे से संबंध से करोगे। ट्रिक देखो, ट्रिक से मैं बताता हूँ। इसने बोला है 3 बिंदु रखें x, -1 और 2, 1 और 4, 5। ये सररेख हैं। सररेख होने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होना, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होना। तो इसकी ट्रिक ये है कि जब वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो उससे कभी त्रिभुज नहीं बन सकता। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रहेगा, 0 रहेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रहेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने के लिए वो क्या होता है कि बीच बीच वाले कोऑर्डिनेट बना लो, बीच बीच वाले कोऑर्डिनेट 0 बना लो। कैसे बनेंगे 0, अब ये समझ लो। x भुज में 2 घटा दो, कोटि में 1 घटा दो, तभी तो 0,0 बनेंगे। क्लियर। और जो काम तुमने बीच वाले को 0 करने में किया है वही हमें साइड वाले में करना पड़ेगा। हमने क्या करा भैया कि x में से 2 घटाया है और -1 में से यानी कोटि में से 1 घटाया है, यही तो काम किया है। और इसी प्रकार ये तो 0 है ही हमारे, और इसी प्रकार 4 में से 2 घटाना तो 2 बचे, और 5 में से 1 घटाना तो 4 बचे।
तो ये तो हमारे पास इसको -1 और -1 -2 कह सकता हूँ मैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वाले के अंदर के साथ गुणा और बाहर वाले की बाहर के साथ। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और कोष्ठक में या साढ़ेक में अंदर वाले की गुणा कि 2 दूनी 4, फिर माइनस आता है पहले से ही, विशेषकर ध्यान रखना, और 4 की गुणा इसमें करेंगे तो ये 4x - 2। केवल इसको सॉल्व करना है, तो कर लो जल्दी फटाफट। ये तो 0 रहेगा तो कि 0 में पहुंच गया, ये बचा -4 और ये -4x और ये हो जाएंगे +2। तो 0 बराबर 4 में से 2 गया तो 2 और 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 जो है +2 बन जाएंगे, -2 जो है +2 बन जाएंगे। और इधर कितना है, -4x है, तो भैया ठीक है ना, बिल्कुल। अब -4 जो है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, चलो देख लेंगे आंसर आएगा तो -4 जो है भाग लगाएंगे, या फॉर्मूला लेके जाएंगे तो 2/-4 हो जाएगा बराबर x, इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा बेटा x बराबर -1/2। देखो जल्दी फटाफट, क्या पेपर में -1/2 आया है कि नहीं आया, तो फिर इसका मतलब हमने कुछ कर दी होगी गड़बड़ भाई साहब। इसमें आ तो रहा है, नहीं कहाँ चला गया, नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया, ये नहीं आ रहा इसमें, तो कुछ गड़बड़ कर दी हमने ट्रिक में क्या गड़बड़ कर दी, एक बार देख लेते हैं पुनः। गलत तो नहीं आना चाहिए, एक बार पुनः देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें x, -1 दिया है, 2, 1, 4, 5, इसे 0, 0 बनाया तो 2 घटाया, इसमें से 1 घटाया, और तो 2 यहाँ घटा दिया, 1 यहाँ घटा दिया तो -2, और 2 यहाँ घटा दिया तो 2 बचे, और 1 यहाँ घटाएंगे तो 4, तो ठीक तो है। 2 दूनी 4 हो गया माइनस का, और ये 4x और 4 दूनी 8 होगा बच्चों। यहाँ कितना होगा, 4 दूनी 8। देखो इतनी सी गड़बड़ हो गई है, तभी तो कहते हैं सावधानी अपनी करके चलनी है। तो 8 में से 4 गए तो +4 बचे, क्लियर। 4 को पक्षांतर करेंगे तो कितना बचेगा, तो इधर बचेगा, इधर होगा यहाँ 4 और इधर होगा -4 और इधर माइनस से माइनस खत्म। तो x बराबर 4 का 4 में भाग लगाएंगे तो 1, x बराबर 1 कौन सा सही है इसमें, 14 में का कौन सा सही है बच्चों इसमें, कि पहला ही ऑप्शन सही है, क्लियर। 14 में का पहला ऑप्शन सही है। और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है फॉर्मूला से भी कई प्रकार से निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन देखना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। तो अब चलेंगे हम 15वें प्रश्न पर। तो 15वें प्रश्न हल करते हैं। तो 15वां प्रश्न कह रहा है 5,25 125, तो कह रहा है 10वां पद क्या होगा जीपी का, जबकि गुणोत्तर श्रेणी है। 10वां पद जानते हो, AR की पावर 9 होता है, और A पता है प्रथम पद होता है, R पता है, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 25 5 ही आएगा, और इसकी पावर 9 है तो 5 की पावर 1 ऐड हो जाएगी तो 5 की पावर हो जाएगी 10, और 5 की पावर 10 ऐसा ऑप्शन है ना, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही है। लो तीसरा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 16 में पर। प्रश्न नंबर 16 थोड़ा बच्चों रेस्ट लेंगे, लेकिन 20 प्रश्न करने के बाद। तो ये कह रहा है बिंदु 3, -1 और इतने से जाने वाली प्रवणता क्या होगी। अरे प्रवणता पूछी गई है, दो बिंदुओं की प्रवणता भी नहीं निकाल सकते हो क्या होती है कि x1 होता है कि y1 होता है कि x2 होता है कि y2 होता है। प्रवणता m पूछी गई है तो m का फॉर्मूला होता है y2 - y1 प्लस का हो जाएगा ना यहाँ पर माइनस का इस वजह से, और x2 - x1। तो ये m बराबर 6 हो गया, ये -4 हो गया, तो कट जाएगा कि -2 से कि 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, -3/2। -3/2 कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है इसका, तीसरा -3/3। तो अब चलते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वें प्रश्न दिया गया है, और y² बराबर 8x, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछी गई है। सिंपल आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ, वैसे आप निकालना जानते होंगे
कि ये x अक्ष पर है और x अक्ष पर नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2v² a। तो इसमें क्या कर दिया, नाभिलंब जीवा की लंबाई, अरे यार ये कोई दीर्घवृत्त थोड़ी नहीं है, अति परवलय थोड़ी नहीं है, ये है परवलय। मैं भी देखो इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। नाभिलंब की लंबाई जो होती है वो होती है 4a, बात समझ में आई ले। लेकिन हमको इतना दिमाग नहीं दौड़ाना है, सीधी सीधी ट्रिक सीख लो। क्या ट्रिक होती है कि जो x का गुणांक है वही आपकी नाभिलंब की लंबाई है। तो कितनी हो जाएगी 8। 8 कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तीसरा ऑप्शन सही है। लो हो गया काम, तीसरा ऑप्शन सही। ध्यान रखो जब भी नाभिलंब की जीवा पूछे, लंबाई पूछे, तो पैराबोला में जो x का गुणांक है या फिर कि x² 8y होता तो y का गुणांक लेते, तो वही हमारा नाभिलंब की जीवा होती है। तो अब चलते हैं इसके 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न थोड़ा मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि आपने अब 20 तक तो ये प्रश्न देख ही लिए होंगे, 20 तक प्रश्न देख लिए होंगे, तो मैं हटा देता हूँ अब आपको और मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। इसको देखो, तो ये है 9x² एक वृत्त दीर्घवृत्त दे रखा है प्लस के 4y² बराबर 36 के नाभि के निर्देशांक पूछे गए हैं। नाभि क्या होती है पता है, पहले तो इसको हम दीर्घवृत्त जो है उसके मानक रूप में परिवर्तित कर लो। इसमें क्या करना पड़ेगा, 36 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 9 चौक 36 और ये y²/9 यानी 4 9 36 और ये हो जाएगा 1। हमें पता है a² का मान कितना है 4, b² का मान कितना है बच्चों 9। तो हमें पता है इसमें b बड़ा है a से, जब b बड़ा हो a से तो इसका मतलब ये y अक्ष पर है, और y अक्ष पर है तो y अक्ष पर नाभि जो होती हैं वो होती है 0, ±be, 0, ±be। तो भैया इसमें आपको बता दूं, आपको मैं इसमें बता दूं डायरेक्ट भी लगा के आ सकते हो आप डायरेक्ट भी लगा के आ सकते हो, क्योंकि पहला तो इसमें बिल्कुल ही खत्म है ऑप्शन, क्योंकि इसमें a ±√5 दे दिया इस वजह से। इसके बाद दूसरे की बात करूँ तो 0, ±1, हाँ ये जरूर हो सकती है, लेकिन तीसरा नहीं हो सकता है बिल्कुल। और चौथे की बात करें, चौथे की तो बात करेंगे ही, तो इसमें सेकंड और थर्ड में, चौथे में तो कोई सा भी हो सकता है। तो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ जिससे कि आप सीख भी जाओगे। 1 a² b², तो 1 a² का मान कितना है 4 है और इसका मान 9, तो 9 1 9, 9 ही है क्या, हाँ 9 1 9 और 9 में से 4 गए तो 9 में 4 गए तो √5/9 का वर्गमूल 3 आ जाता है। तो उत्केंद्रता जो आ जाएगी √5/3 आ जाएगी। तो यहाँ रख देंगे नाभि में, तो ये हो जाएगा 0, ±b का मान कितना है b का मान हमारे पास यहाँ पर 3 निकलेगा, वर्गमूल लेंगे तो 3 और ये इंटू √5/3, क्योंकि ये उत्केंद्रता है। 3 से 3 खत्म, तो 0, ±√5 कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताओ फटाफट। इसमें तो कोई सा भी नहीं दिया गया है, इसमें क्या दीर्घवृत्त ही दिया गया है ना, ये बिल्कुल दीर्घवृत्त है। और जब ये दीर्घवृत्त है तो आंसर क्यों गलत आ रहा है, या तो इसका गलत दे रखा है ऑप्शन। चेक कर लेते हैं एक बार पुनः, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कुछ गलत नहीं बताया जाएगा आपको अपने चैनल पर, टेंशन ना लो। अगर इनकी गलती नहीं है तो हमारी गलती कहाँ है। a² इतना आ गया, उत्केंद्रता हमारी होती है अंडर रूट में 1 a² b², क्योंकि जो बड़ा होता है वो नीचे आता है। तो b² का मान 9 है और इसका मान 4, तो 9 1 9 में से 4 गया तो 5 ही बचा, 3 से 3। तो बच्चों इसमें जो है आपको बता दूं मैं, इसमें 18वें जो प्रश्न में पहला ऑप्शन जो दे रखा है ये गलत दे दिया है, यही ऑप्शन सही है पर यहाँ पर ए दे दिया है। यानी इसने बोला है कि a, ±√5, लेकिन वो a नहीं है, वो क्या है, वो 0 है। जहाँ पर पहले ऑप्शन में a, ±√5 दिखाई दिया है वो a नहीं है, वो क्या है 0 है। ध्यान रखना बच्चों, सही कर लेना, यही सही होगा एकदम 18वें का पहला। तो अब चलते हैं 19वें प्रश्न पर। इसको हम रॉन्ग भी कह सकते हैं प्रश्न को, ध्यान रखो। अगर आपके टीचरों ने अगर ये सही करा दिया है, a की जगह 0 करवा दिया है, तो फिर आपका गलत माना जाएगा अगर आपने कोई और लगाया है।
तो अगर ये 0 कर दिया है, मतलब अगर ये 0 नहीं कराया गया है, तो फिर आपका प्रश्न एकदम कोई सा भी सही मान सकते हैं, वो आपको बोनस दे सकते हैं। चलो 19वें प्रश्न पर चलते हैं और इसे 20वां भी प्रश्न खत्म करते हैं, 19 और 20। तो इसका यहाँ करते हैं। चलो, तो इसमें आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और एक ए सेट दिया है, ये सेट है 1 2 3। तो इसमें ए डैश पूछा है, ए डैश का मतलब है कि यूनियन में से ए सेट को घटाना, तो इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 कट जाएंगे, ये 4 5 बचेगा, केवल जो यूनिवर्सल में बचेगा वही होगा। तो ये 4,5 आपका दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों, इसका दूसरा ऑप्शन सही है 19वें का। अब चलते हैं लास्ट 20वें प्रश्न पर। सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ 19 में से लगभग आपके 18 या 17 तो सही होनी चाहिए, और रहा 20वां, तो 20वां देख लेते हैं आपका क्या होने वाला है। तो ये कह रहा है बिंदु दिया है 4, -2, 4, -2 और माइनस का 3। तो ये किस अष्टांश में स्थित है, यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति से आया हुआ प्रश्न है बच्चों, त्रिविमीय ज्यामिति से आया हुआ प्रश्न है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको मैं वैसे बेसिक से सारी यानी आपको जब मैं ये त्रिविमीय ज्यामिति कराऊंगा तो उसमें आपको पूरी तरह से पढ़ा दूंगा, टेंशन समझ लो। अभी ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा मैं भी आपको बता देता हूँ। जब भी प्लस माइनस अगर आए, यानी x का मान पॉजिटिव आए और y का मान नेगेटिव आए और z का मान नेगेटिव आए, प्लस माइनस आ जाए, तो वो हमारा अष्टम जो है कौन सा होगा, 8वां होगा। ध्यान रखना बच्चों, कौन सा होगा, 8वां। कौन सा लगा के आए हो मुझे कमेंट करो जल्दी फटाफट। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन। अष्टम कौन सा है, ध्यान रखना, अष्टम है हमारे पास 8वां। तो 20 प्रश्न मैंने आपको MCQ वाले करा दिए हैं और 20 के आपको निशान सही लगवाए हैं। आप पहले तो मुझे बताओ आपके कितने सही गए हैं अभी तक। अगर आपके जिन बच्चों के 20 में से 20 सही हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करें। अब चलते हैं अब प्रश्न नंबर 2 पर, यानी सभी खंड हल करने। इसमें भी ये आपके पास ये अभी जो थे आपके 20 प्रश्न ये एक नंबर में थे। अभी जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें अभी सभी खंड करा रहा है, ये भी एक नंबर के हैं। तो जब तक आप चाहो तो मैं आपको स्क्रीन पर ये पेपर दे देता हूँ, प्रश्न नंबर 2 के सभी खंड। पहले तो खुद से सॉल्व करो, फिर मैं आपको कराता हूँ। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलो बच्चों चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरे का प्रश्न नंबर 2 का कै पार्ट दिया गया है, और ये कै पार्ट है इसका। कै पार्ट में पूछा गया है कि अनुक्रम दिया रखा है आपको, अनुक्रम दे रखा है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 2, 2√2, 4 ... इसका कौन सा पद 128 है। तो मैंने मान लिया nवां पद 128 है, मान के चला मैंने nवां पद 128 है, तो इसका मतलब n का मान पूछ रहा है ये आपसे। क्लियर। तो सर्वप्रथम हमारा a 2 है और उसके बाद ये श्रेणी देखो कौन सी है पहले नंबर। तो हमें ये नहीं पता, इसने बोला नहीं है कि कौन सी श्रेणी है, कि AP है कि GP है। तो हमें पता है अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये सार्वंतर सेम नहीं आ रहा, पर सार्व अनुपात सेम आएगा, क्योंकि T अगर R निकालें, अगर हम R निकालें तो ये होता है T2/T1। तो R बराबर T2 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो R बराबर आ जाएगा √2। और देखो जब हम √2 का 4 में लगाएंगे तब भी √2 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा सर्वप्रथम तो A 2 हो गया और R का मान √2 हो गया। तो ये एक GP है। GP का nवां पद का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। यही तो होता है, बताओ बच्चों जल्दी फटाफट। nवां पद का फॉर्मूला यही होता है ना गुरुत्व श्रेणी का।
ठीक है, अब यानी Tn का मान हमें 128 दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं a की जगह कितना, पहले a की जगह लिखो, a की जगह 2 इंटू r की जगह कितना लिखेंगे, √2 और इसकी पावर n-1 बराबर Tn का मान 128। अब हमें पता है 2 को मैं √2 की पावर इसके लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका बेस सेम हो जाएगा तो इनकी घातें जोड़ दूंगा मैं, तो बेस सेम है तो √2 की पावर इसका बेस घात जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 में 1 जोड़ेंगे माइनस का तो प्लस का 1 बचेगा, n+1। क्लियर। अब 128 को तोड़ो, 128 मतलब क्या होता है, 128 को मैं यहाँ तोड़ देता हूँ, 128 को 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 से काटो इसे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर और 32 में हमारी 2 की पावर 5 होती है, आपको सबको पता है, 5 और 2 7, यानी 2 की पावर 7 हो जाएंगे। 128 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। पर इसका बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि √2 को हम √2 का स्केयर लिख सकते हैं और स्केयर में स्केयर की गुणा कर सकते हैं, तो 2 सत्ते हो जाएंगे 14। तो यानी जब बेस सेम हो तो घातों की तुलना कर देते हैं 14 और 1 को पक्षांतर करेंगे तो इसका मतलब n बराबर 14 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 13। तो यानी 13 इसका 13वां पद जो है 128 होगा इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर ऐसे करके आए होंगे तो आपको ये 1 नंबर में मिल जाएगा। तो इसका अब चलते हैं ख नंबर पर, ख पार्ट में चलते हैं बच्चों। इसका ख पार्ट कह रहा है इसका कि बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमें। यानी 2 बिंदु हैं, पहला बिंदु तो है बच्चों 1, -1, दूसरा बिंदु है 3, 5। पहला बिंदु आपके स्क्रीन पर है, दूसरा भी। तो 2 बिंदुओं से रेखा का समीकरण आप निकालना जानते होंगे, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि होता है y - y1 और y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कोष्टक में x - x1। तो y - y1 का मान आपको पता है माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, y2 का मान 5 है और y1 का मान -1 है, सॉरी सही है, और y1 का मान -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन x2 का मान 3 है और x1 का मान 1 है और x - x1 का मान 1। तो y + 1 तो 5 और 1 6, गे 2 बचे, गे x - 1 2 से 3 बार कट गया, आगे तो 2 तिया 6, तो 3 की मल्टीप्लाइज करेंगे, 3x और माइनस के 3x का पक्षांतर कर दो तो माइनस का 3x हो जाएगा और y हमारे पास इधर को है ही है, 1 को इधर लेके जाओ तो माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस से भाग कर दो और 4 को उल्टन ले आओ, पहले तो माइनस का भाग करो आप, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 4 को इधर ले आओ तो ये माइनस का 4, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो आप जैसे ऊपर है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे करके आए होंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। चलते हैं इसके ग पार्ट पर। तो ग पार्ट कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके केंद्र 0,2 व त्रिज्या 2 इकाई है। तो केंद्र दिया गया है, इसका मतलब h, k हमें दे रखा है 0,2, तो यानी h का मान 0 और k का मान 2। क्लियर। और इसकी त्रिज्या जो है 2 दे रखे हैं, r का मान 2। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका जो समीकरण होता है वो होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यदि केंद्र पता हो और त्रिज्या पता हो तो ये वृत्त का मानक समीकरण होता है। तो पुट कर दो x - 0 का होल वर्ग, y - k का होल वर्ग और r का मान भी 2 यानी 2 का वर्ग। तो ये x स्क्वायर होल वर्ग खोलो इसका, तो y स्क्वायर प्लस का 4 इनका दुगना 4y और 2 का वर्ग 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि सेम चिन्ह के हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 4y बराबर 0। ये वृत्त का मानक समीकरण आ जाएगा 1 नंबर में। तो चलते हैं इसके घवें पार्ट पर। घवें पार्ट पर बिंदु दे रखा है, ये तो आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया है, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया है आपसे। तो ये
मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस माइनस माइनस आ जाए तो वो अष्टम, यानी बोले तो अष्टम जो वो 8वां होगा उसका, और 8वें में स्थित होगा। अगर प्लस माइनस प्लस आ जाए, प्लस माइनस प्लस आ जाए तो ये चौथे अष्टम में स्थित होगा, क्योंकि अष्टम ही पूछा गया इसका, अष्टांश में स्थित होगा। क्लियर बच्चों। अब चलते हैं इसके अणय पाठ पर। तो अणय पाठ दे रखा है कि लिमिट x टेंड टू 1 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 100 यानी 100 का मान ज्ञात करना है। इसमें पुट करनी है लिमिट, कुछ नहीं करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1, आपको इतना ऐसे शॉर्टकट भी नहीं करके आना है, आपको पेपर में ऐसे करके आना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 फिर 1 प्लस 100, तो ये हो जाएंगे ऊपर 2 और ये हो जाएंगे 101, जो कि ये नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 2/101 आंसर होगा इसका 1 नंबर में। तो चलो हमारे प्रश्न नंबर 2 भी खत्म। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जो कि 2-2 अंक में है। प्रश्न नंबर 3 पर जो 2 अंकों में पूछे गए हैं, इसमें भी सभी खंड करना अनिवार्य है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से देख लो, फिर मैं इसे हटा देता हूँ। जल्दी देख लो पूरा पेज फटाफट। चलो फिर वीडियो पॉज कर भी देख सकते हो। अब मैं चलता हूँ, इसे हटा देता हूँ और इसके पहले यानी कै पार्ट पर। तो पहला कै पार्ट है कि 6,12 को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, यानी कि इंटरवल के रूप में लिखा हुआ है, तो आपको ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो हम जानते हैं, मान लो कोई भी ए सेट मान लो, तो इस प्रकार लिखते हैं कि x सच दैट x, और x जो है x बिलोंग्स टू r, यानी x जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि इंटरवल के अंदर जो है बच्चों केवल और केवल वास्तविक संख्या को ही लिखा जाता है। क्लियर, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x क्या है 6 के, यानी x जो है या तो 6 से बड़ी है, यानी 6 से बड़ी है, बराबर तो यानी है, क्योंकि बराबर का चिन्ह होता तो क्लोज इंटरवल लग रहा होता। तो 6 से बड़ी है और 12 से छोटी है या उसके बराबर है। क्लियर, समझो बच्चों, इसका मतलब है x का मान 6 से तो बड़ा है पर 12 से छोटा है या उसके बराबर है, और x जहां कोई भी एक कह सकते हैं वास्तविक संख्या है, या फिर इतना छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x बिलोंग टू a कह दो, कुछ भी कह दो। ये पहला, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा इतने पर ही। तो अब चलते हैं इसके ख पार्ट पर। ख पार्ट कह रहा है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B में 3,4,5 हैं, यानी इसमें भी 3 अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसे नंबर ऑफ ए सेट में नंबर दे रखे हैं 3 अवयव, और बी सेट दे रखा है। तो बी सेट हमें इस प्रकार है कि 3,4,5, और हमें पता है इसके नंबर ऑफ बी लिखें तो वो कितने हैं, 3 हैं। तो अगर हमें पूछा गया है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में नंबर पूछे गए हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। बहुत सिंपल है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तिया 9, यानी ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ अवयव जो होंगे, यानी संख्या जो होगी अवयवों की, वो 9 हो जाएगी। तो ये भी आपको देखो, जो एक नंबर में प्रश्न पूछे गए थे तो वो तो थोड़े बड़े थे, लेकिन जो 2 नंबर में पूछे गए हैं वो तो और भी आसान है, एक लाइन का आंसर है। यानी जो 2 नंबर में दिया था वो 1 नंबर में दे देना चाहिए था, और जो 1 नंबर में था वो 2 नंबर में देना चाहिए था। यहाँ तो गड़बड़ करिए भाई, यहाँ तो आपको भी समझना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? आपको भी ये दिखाई दे रहा होगा। चलो फिर चलते हैं, इसके गे पार्ट हुआ इसका, हाँ ये विज्ञान हुआ, ख पार्ट हुआ है, गे पार्ट पर चलते हैं। गे पार्ट है इसका 3 cot x और प्लस 5 cosec x। इसका अवकलन करना है, इसका डिफरेंशियल करना है बच्चों।
डिफरेंशियल बहुत सिंपल है, ये गुणांक के ये आगे रहेगा। कॉट एक्स का जो होता है डिफरेंशियल वो माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है। सही बात है क्या? टेन एक्स का सेक स्क्वायर होता है, कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 5 बाहर रहेगा। कोसेक एक्स का होता है कि माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लो जी, हो गया सवाल। इसको बस सरल करना है केवल आपको। सरल कैसे? सरल इसे ऐसे करेंगे कि इसे साइन के पद में तोड़ दो। साइन के पद में हो जाएगा कि माइनस बाहर ले लो तो ये 1 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पर आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर छोड़ भी आओगे तो 2 में से 1 नंबर तो ज़रूर मिलेगा। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अपॉन इसको भी आप तोड़ दो साइन के पद में तो 1 साइन हो जाएगा। और इसको कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट को हम कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स लिख सकते हैं। क्लियर सभी को? हाँ जी, यहाँ से माइनस बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ से साइन स्क्वायर यहाँ होगा, साइन स्क्वायर यहाँ, तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स ले लिया एलसीएम में। और ये सेम है तो माइनस को 3 रहेगा ऊपर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, कि क्योंकि माइनस मैंने भारी जो ले लिया है। यहाँ पे भी सेम रहेगा तो ये 3 कॉस एक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर कॉस एक्स है, क्योंकि साइन स्क्वायर है सेम है। जब हर सेम हो तो अंश जो है डायरेक्ट गठ जुड़ जाते हैं। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और क्या पूछना है इसमें 2 नंबर में? बस देखो, अब इसके चलते हैं घ, यानी लास्ट में पार्ट पर घड़ी पर। ये कह रहा ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया है, तो निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात करो कि यह पत्ता ईंट का है। अरे 52 पत्ते हैं टोटल, और 52 पत्ते में तो मैं आपको बता देता हूं 26 पत्ते ब्लैक होते हैं और 26 पत्ते रेड होते हैं, जिसमें से ईंट के पत्ते जो हैं रेड होते हैं, क्योंकि ईंट लाल होती है और ईंट एक और पान आता है, क्योंकि 2 ही रेड जो मतलब 13 पत्ता ईंट के होते हैं हमारे पास, और 13 पत्ते हमारे पास पान के होते हैं। किसके होते हैं? पान के। 13 दूनी 26, सही है ना? बिल्कुल, ईंट पान, बिल्कुल 13 पत्ते ईंट के। तो इसने बोला वह पत्ता ईंट का है, तो ईंट का है तो 13 पत्ते हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ही बराबर नंबर ऑफ सैंपल यानी प्रति 10 समष्टियों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ इवेंट जो घटना घट रही है। तो टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं, तो कितने पत्ते में से आ सकती है घटना? 13 पत्ते में से। तो 13 को काटेंगे, 13 एकन 13, 13 चौका 52, तो 1/4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 भी खत्म। अब चलते हैं यहाँ तक हमारे, आपको बता दूँ यहाँ तक हमारे कितने नंबर पक्के हो गए हैं। 2, 2, 4 और 2, 6 और 2, 8 नंबर तो यहाँ से हुए, और 9, 10, 11, 12, 13 नंबर ये, और 20 नंबर वो, 33 नंबर का। मान लो अब तक हमने प्रश्न नंबर 3 तक फ्री के 33 नंबर प्राप्त कर लिए, यानी पास वाले नंबर तो हमारे यहाँ तक हो गए। पास नंबर वाले तो हमारे यहाँ तक हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल था। यहाँ तक कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था कि जो आपको दिमाग को घुमा देवे तो आपको समझ में ना आए। चलो आगे भी और पक्के कर लेते हैं नंबर सभी को। तो प्रश्न नंबर 4 चेक करो जल्दी फटाफट। प्रश्न नंबर 4 का मैं क्या पार्ट कराता हूँ, तब तक मैं इसे मिटोड़ देता हूँ। आप चाहो तो इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 का क्या पार्ट ये है कि ए सेट दे रखा है आपको 3, 5, 7, 9, 11, और एक बी सेट दे रखा है आपको 7, 9, 11, 13, और एक सी सेट भी दिया है कि 11, 13, 15। तो आपसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछा गया है। तो बी यूनियन सी निकालना सबसे पहले, बी यूनियन सी निकालना है सबसे पहले आपको। बी यूनियन सी, इसमें से जो कॉमन है वो लेते हैं, 11 कॉमन है और एक 13 कॉमन है।
तो 11 और 13, और जो दोनों में बच्चे रह जाते हैं वो भी ले लेते हैं। तो इसमें 7 रह गया, इसमें से 9 भी रह गया है, और बस इसमें क्या बचा रह गया 15। तो भैया ये तो हो गया बी यूनियन सी। अब हमें निकालना है बी यूनियन सी के संग ए इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी के संग इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है इसका। तो क्या कॉमन है, पहले तो बस जो हमें पता है इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं वही लिए जाते हैं। तो कॉमन के लिए केवल एक 9 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? 11 एक कॉमन, एक 11 कॉमन है, और इसके बाद 13 है क्या इसमें, देखना 13 नहीं है, 7 है इसमें, एक 7 कॉमन भी है बच्चों। तो 7 ले लो, एक 9 ले लो, और एक 11 ले लो। 15 होगी क्या इसमें? 15 नहीं है। तो केवल यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर में प्रश्न था बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। मिलाते रहना बच्चों, आप ऐसे ही करके आए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो इसमें बोला सिद्ध करो, सिद्ध करो ये सवाल दिया है कि cos 5x प्लस cos 3x बराबर होता है tan 4x के। तो sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर बच्चों। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 मिनट। तो चलिए बच्चों, एनर्जी डाउन सी लग रही है, फिर भी आपके लिए हम आए हैं फिर से तैयारी के लिए। तो अब आपको सबसे पहले ऐसे सवालों के लिए लेफ्ट हैंड साइड जरूर उतारनी है पेपर में। अगर उतार के आए होंगे तो थोड़ा ऐसा होता है कि टीचर पे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन मिलता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड उतार लो, sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। इसके बाद उतारने के बाद अब आपको sin c प्लस sin d का फॉर्मूला आना चाहिए। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर गलती हो तो बताना। फॉर्मूले में क्या ये होता है कि sin c प्लस sin d का कि 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, क्या यही होता है का फॉर्मूला? बताइए बच्चों। और cos c प्लस cos d का पूछा गया है, तो cos d का ये होता भैया 2 cos नहीं 2 sin c प्लस d/2। 1 मिनट, sin c प्लस sin d का सही क्या है हमने? हाँ, cos में शायद cos ही cos आते हैं। तो 2 cos c प्लस d/2 और इंटू cos c माइनस d/2, ये फॉर्मूला होते हैं बच्चों दोनों, याद रखना। ये फॉर्मूले बहुत ही काम आते हैं आपको 11th के बाद 12th में भी बहुत काम आएंगे, कि इंटीग्रेशन में बहुत यूज है इनका। तो sin c प्लस sin d का लगाऊंगा, तो 2 sin भैया c प्लस d 5x और 3x, थोड़ी जगह टाइम कम है हमारे पास, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। तो 5x और 3x 8x हो जाएंगे, और 8x में मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो 4x हो जाएंगे। इतना तो सभी जानते होंगे। और इसमें से घटाना c माइनस d, तो यानी 5x में तो 3x गया तो 2x, और 2x में 2 का भाग लगाएंगे तो केवल x बचेगा। क्लियर बच्चों? इसी प्रकार नीचे हो जाएगा कि 2 cos 4x और इंटू cos 2x सेम आएगा। cos x तो cos x खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो sin 4x बट्टे cos 4x होता है। आप जानते हो कि tan 4x होता है। बहुत ही अच्छा सवाल था, हैंस प्रूव्ड करवाया गया था ये। अब चलते हैं इसके घ पार्ट पर। तो घ पार्ट क्या है इसका? घ पार्ट क्या है भैया? इसका घ पार्ट कहाँ है? गिरा कि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x बटे 10 फैक्टोरियल। तो x का मान बताइए। तो बच्चों आपको इस सवाल को पूरी तरह से नहीं खोलना है, आधा अधूरा खोलना है, क्योंकि तभी ये थोड़ा जल्दी सरल हो सकता है। इसे 9 × 8 फैक्टोरियल पर रोक दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे को दिखाई दे रहा है। इसको भी हम
क्योंकि जितना छोटा फैक्टोरियल होगा उसी तक खोलेंगे बड़े फैक्टोरियल को। इसको खोलेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल पर रोक दूंगा। अब यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1/1 प्लस 1/9 और यहाँ x बट्टे 10 निम्न 90, ये 9 गुणा 10 बोल सकता हूँ मैं। और 8 फैक्टोरियल हमारे पास है, ये इसे आगे ले लेता हूँ, आगे ले लो पीछे लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये गुणा में ही है, ये कट जाता है। तो 9 एक 9, 9 एक 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 बट्टे 9 हुआ ये बच्चों। और ये x बट्टे 9 इंटू 10, 9 से 9 खत्म, बिल्कुल सही है। और ये 10 100 x बराबर हो गया हमारा आंसर इस बात का 100। बताइए बच्चों आंसर इसका कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए x का मान। जिन बच्चों का 100 आ रहा है वो एकदम सही है, 2 नंबर उसने ले लिए हैं। अब चलते हैं घड़ी पर। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 96 की पावर 3 का मान बताना है बच्चों आपको। तो 96 की पावर 3 का मान बताना है, तो इसको हम जानते हैं किस प्रकार तोड़ेंगे कि 100 प्लस 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 का होल क्यूब लगाएंगे इसमें। NCR यानी इसका प्रसार खोलेंगे तो ये खुलेगा 3C0 और इंटू 100 की पावर n माइनस आर बोले तो 3 माइनस 0, 3 ही रहेगा, और इंटू -3 की घात r केवल यानी 0 प्लस 3C1 इंटू 100 की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 बचे, और इंटू -3 का केवल r बोले तो 1। तीसरा पद 3C2 इंटू 100 की पावर 3 में से 2 गया तो 1 इंटू -3 की पावर, -3 की पावर कितना केवल r यानी 2 प्लस 4 पद तक खोलेंगे क्योंकि जितनी घात होती है उससे एक पद फालतू होता है हमारा। तो 3C3 इंटू 100 की पावर 3 में से 3 गया तो 0, क्योंकि ये फॉर्मूले का आधार पर मैं खोल रहा हूँ बच्चों। देखो सुन लो, जिन बच्चों पर नहीं आता है, जिन बच्चों पर नहीं आता वो इस प्रकार से सुन लें। इसका प्रसार खोलना हो तो ये होता है NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर और इंटू वाई की पावर r केवल। ये होता है मान लो किसी भी पद को निकालने हो व्यापक पद, और यहाँ पर -3 का पावर कितना हो जाएगा केवल 3। इसको सोल्व करना है बस, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3C0 का मान 1 होता है, 100 हुआ ये, तो 100 के ऊपर 3 है सॉरी, तो ये यानी इसमें कितनी जीरो आ जाएंगी 6 जीरो आ जाएंगी, और इंटू ये इसका मान 1 होता है किसी की भी पावर हो 0, और प्लस 3C1 का मान 3 होता है इंटू 100, इसका मतलब ये कितनी जीरो आ जाएंगी 4 जीरो आ जाएंगी, और इंटू माइनस के 3 ही रहेगा ये, और प्लस 3C2 का मान कितना होगा बच्चों 3C2 का मान, यानी इसको मैं 3C1 भी कह सकता हूँ, और 3C1 का मान आता 3 तो 3 ही आएगा इसका, ये आपको खोलना आना चाहिए बच्चों। और इंटू माइनस के हो जाएंगे कि प्लस के हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे प्लस के 9, ठीक है। और प्लस 3C3 का मान होता है 1, और इंटू 100 की पावर 0 का मान भी 1 होता है। -3 को हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा -27। अब इसको ऐड कर लो फटाफट। तो पहले तो और सरल कर लेता हूँ, आपको शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ले लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 10,000 हैं, कैसे 1 लाख बोलेंगे सॉरी, इकाई, चलो देख लेते हैं अभी, 2 2 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख है सॉरी। अब इसके बाद बिल्कुल सही बोला था मैंने, और क्या इधर देखेंगे तो प्लस के ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह का विशेष का ध्यान रखना है तो गड़बड़ हो जाएगी। आंसर मैच कराना बच्चों, आंसर कैसे करके क्या करके आएंगे को कितना तो आपको याद भी होगा, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9 और कितनी जीरो 4 जीरो, 2 3 4। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर तो प्लस के 9 3 2700, प्लस के 2700। उसके बाद प्लस माइनस माइनस केवल 27 होगा, ठीक है। अब जो प्लस प्लस के उनको ऐड करो तो ये हो जाएंगे प्लस प्लस के 10,000 तो 10 लाख, तो ये 0 पहले चलो ऐसे और लेते हैं 0 और ये 0, फिर ये 7, फिर ये 2, तो 4 अंक जुड़ गए ना, 1 2 3 4, फिर ये बचे हमारे पास 100, इतना हुआ ये।
और माइनस माइनस के जोड़ लो, तो माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900 और ये 27। अब ये घटाओ, तो 10 में से 7 गया तो 3 और 9 में से 2 गया तो 7 और 6 में से 0 गया तो 6 और 2 में से 0 गया तो 2। अब ये 10 में से 9 जाएगा नहीं, तो 10 में से 9 सॉरी मतलब 0 में तो 9 नहीं जाएगा, तो एक हासिल ले लिया, 10 हो गया, 10 में 9 गया तो 1, यहाँ 9 बचा तो ये, यानी 91 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 91,26,073। बात समझ में आई कि नहीं? यह बोल सकते हैं 2000। कैसे कैसे दिमाग चल गया, क्या एनर्जी डाउन होगी, क्या है भाई? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख ही हुआ ना, नहीं 9,12,673। देख रहे हो, छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी अब आउट ऑफ माइंड हो रही हैं। ऐसा कैसे होता है बच्चों? बस एनर्जी डाउन होने पर। चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 5वें पर। तो प्रश्न नंबर 4 तक हमने यहाँ तक ख़त्म कर दिया है। अब बताइए मुझे फटाफट, प्रश्न नंबर 4 तक आपके सभी सही गए क्या? सही गए बच्चों, बताइए फटाफट। डन, ठीक है। चलते हैं हम अब प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 एनर्जी बिल्कुल डाउन लग रही है, फिर भी कितने सवाल और बचे हैं। ओहो, अभी तो सवालों का भंडारा है और एनर्जी हो गई यहाँ से ख़त्म हमारी। चलो क्या करें हम बच्चों, आज की वीडियो जो है हम प्रश्न नंबर 4 पे ही रोकते हैं, 4 पे ही रोकते हैं और इसके बाद क्या 5वां प्रश्न पूरा कर दें क्या? बच्चों चलो देख लेते हैं वीडियो कितनी देर तक बन गया। 1 घंटा 7 मिनट। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 भी खत्म करते हैं। तो इसका क्या पार्ट है कि ए सेट दे रखा है आपको, इसमें 1 2 3 और बी सेट दे रखा है आपको 3 4 और सी सेट दे रखा है आपको कि 4 5 6। तो आपसे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी क्या निकलेगा कि 1 का संबंध 3 से होगा और 1 का संबंध 4 से भी होगा। इसी प्रकार 2 का भी करेंगे, 2 का 3 से, 2 का 4 से, और इसी प्रकार 3 का 3 से और 3 का 4 से। इस प्रकार इन तीनों का दोनों से संबंध बना देंगे। तो ये तो हमारा हो गया ए क्रॉस बी। अब उसके बाद निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी का मतलब इन तीनों के साथ संबंध। तो 1 का 4 से होगा, फिर 1 का 5 से होगा, फिर 1 का 6 से होगा। इसी प्रकार 2 का निकालेंगे, 2 का 5 से, सॉरी 4 से पहले, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से।
इसी प्रकार 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से। इस प्रकार आप एक क्रॉस बी तो आता ही होगा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसे हम। तो अब इस दोनों का हमें निकालना है इंटरसेक्शन, और सिंपल सी कहानी थी, बस एनर्जी डाउन होती जा रही है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम आपको बहुत ही अच्छी स्टडी कराने की कोशिश करेंगे बच्चों, बस आपका सपोर्ट एंड प्यार बना रहे हमारे साथ। तो भैया इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इन दोनों का, कि क्या क्या कॉमन है, कौन से, देखो जल्दी फटाफट। क्या 1,3 है इसमें? 1,3 नहीं है। 1,4 है इसमें? 1,4 है तो 1,4 ले लेंगे। और 2,3 है क्या इसमें? 2,3 भी नहीं है क्या? नहीं है। 2,4 है इसमें? 2,4 है तो 2,4 ले लेंगे, क्योंकि जो कॉमन होता है वही लेंगे। 2,5 है, सॉरी, इसके बाद 3,3 है इसमें? नहीं है। 3,4 है इसमें? 3,4 होनी चाहिए, है जी, तो कि 3,4 ये आपका हो जाएगा आंसर, जो कि 3 नंबर में ये प्रश्न था। बहुत ही सिंपल। तो अब कैप के बाद हम चलते हैं खे पर, तो तब तक मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो डावट। जीना जीना सिर्फ जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, लगता दिल। चलो भाई 5वें के खे पार्ट पर चलते हैं। ये खे पार्ट है कि 1 माइनस आई की घात, सॉरी आई इसका होल पावर 4 का मान बताना है। ओहो भाई साहब, हमने तो पढ़ा है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, आ गया होल 4। कुछ नहीं है बच्चों, डरो नहीं, जब तक हम हैं तब तक कोई गम नहीं। ऐसे तो तोड़ सकते हैं इसे, बताओ बच्चों, ऐसे तो तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, मैंने सोचा कि वीडियो बंद हो गई क्या। तो इसका होल वर्क खोल दो, तो ये 1, फिर ये प्लस का होल स्क्वायर, ये माइनस का इनका दुगना, और ये स्क्वायर, इसका वैल्यू मान रख दो। माइनस आई स्क्वायर का मान -1 होता है, और माइनस का 2i इसका होल स्क्वायर, ये खत्म। तो ये बचेगा -2i का होल स्क्वायर, वर्क खोलेंगे तो 4i स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो खत्म हो जाता है। आई स्क्वायर का मान फिर से रख देंगे -1, तो माइनस का 4 स्क्वायर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलो, लाइक करो, जल्दी लाइक करो, फिर से मैं एनर्जी में आ गया हूँ। तो भैया ये कह रहा है बिंदु इतने से होकर जाने वाली और बिंदुओं इतने इतने से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए से। अच्छा जी, समझो, मैं आपको चित्र से समझाता हूँ। एक रेखा है हमारे पास, जो कि 2 बिंदुओं से होकर जा रही है, 2,5 से और -3,6 से। और एक रेखा है हमारे पास जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, जो कि बिंदु से -3,5 से तो पास हो रही है, वो -3,5 से पास हो रही है और इस रेखा पर लंब है। बात समझ में आई? जो कि इस रेखा पर लंब है। और हमें पता है बच्चों, अगर मैंने इसे पहली रेखा मान ली, इसकी दूसरी रेखा मान ली, तो हमें इस L2 का समीकरण पूछा गया है, L2 का समीकरण पूछा गया है। बात समझ में आई? अब आपको पता होना चाहिए कि एक रेखा को बनाने के लिए बस मात्र हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर 2 बिंदु नहीं है तो एक बिंदु और एक प्रवणता की आवश्यकता पड़ती है। तो वही चीज चाहिए। देखो, हमें
बिंदु दे रखा है एक तो इस रेखा पर प्रवणता नहीं पता, प्रवणता नहीं पता हमें। अगर हमें इसकी प्रवणता पता चल जाए तो हम इस रेखा का समीकरण निकाल देंगे आसानी से। अब प्रवणता निकालने के लिए हमने पढ़ा है, मान लो इस रेखा की, हाँ इसको मैं M2 कह देता हूँ और इसको हम M1 कह देता हूँ। तो इन दोनों रेखाएं जो हैं कि परपेंडिकुलर हैं रेखाएं, तो इनकी रेखाओं में प्रवणताओं में संबंध जो होगा ये होता है। अभी ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था ये प्रश्न, यही होता है ना, बिल्कुल। तो हम इसकी मदद से इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे जिससे कि इसकी निकल के आ जाएगी इससे संबंध से। तो निकालो लला। तो भैया ये क्या था, 1 था। तो M1 बराबर क्या होगी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो गड़बड़ है। तो कितना बचा, 1 बचा और यहाँ से 5 हो गया ये, तो माइनस का 1/5 आ गया, माइनस का 1/5 आ गया। और हमें चाहिए M2, तो क्या करेंगे, इस M2 को अपॉन में ले आएंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, केवल आ जाएगी 5। केवल क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इतना तो आना चाहिए सभी से। देख लो फटाफट कि M1 गुणा M2 का मान, M1 का ये आया है माइनस का 1/5, M2 माइनस का माइनस से माइनस खत्म, 5 सेकंड 5, M2 बराबर 5। अब हम क्या पता है कि फॉर्मूला होता है, एक बिंदु पता हो और प्रवणता पता हो तो y माइनस y1 और M x माइनस x1। अब ये कौन सी M है, M2 वाली। तो y माइनस y1 इस रेखा का निकालने हैं तो ये x1 y1 माना जाएगा। तो y1 हमारे पास 5 है, M2 का मान भी 5 आया है, x माइनस x1 का मान भी माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दो, पक्षांतर कर दो, इसे पक्षांतर करो, 5x माइनस के y और ये 5 जाएगा इधर को तो ये हो जाएंगे 20। तो ये आ गया इस रेखा का समीकरण जी। लो जी, एनर्जी डाउन की वजह से बच्चों थोड़ी सी दिक्कत से आ रही है, थोड़ा शब्द जो है इधर उधर हो जाएगा पर सॉल्यूशन एकदम ठीक रहेगा, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन में कभी कभी नहीं आएगी घेगड़ी 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 घेगड़ी। ये बिंदु दे रखे हैं आपको 0,7, 10, यही है ना, हाँ जी यही है। और एक -1,6,6 और -4,9,6। ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये बताना है आपको। मैंने ए बिंदु मान लिया, बी बिंदु मान लिया, सी बिंदु मान लिया। तो ए बी निकालो, इन दोनों रेखाओं का समीकरण वो दूरी निकालो। तो ये होती है अंडर रूट में x2 माइनस x1। तो x2 कहाँ, ये रहा, और x1 ये रहा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 7 का होल वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो पहले से। -1 का वर्ग 1 होता है, ये भी 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, सही है ना, 4 ही बचे ना, 10 में से 6 गए तो 4, हाँ ठीक है, क्योंकि वर्ग जो है माइनस खत्म कर देता है। तो ए बी बराबर ये रूट 18 आ गया। और 18 को हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख दो यहीं पर। इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 यानी 3 रूट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ए बी का तो मान ये आ गया। अब निकालना है हमें बी सी, क्योंकि अभी हमने ए बी निकाला था, तो बी सी निकालो। 3 नंबर देगा बच्चों इसे, ये वाला सवाल कितना आप लोड पड़ रहा है दिमाग पर। तो भाई निकालो इसी प्रकार, x2 माइनस x1 लेकिन प्लस का हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर सॉल्व करो इसे, -3 का वर्ग 9 हुआ, ये 3 बचा, ये भी 9 हुआ, ये 0 हो गया। तो यानी BC बराबर हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 9 9 18 हो गया ना। 18 को फिर से हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसके बाद आ गया हमारा CA निकालो। तो CA माइनस यानी किसको मानोगे, दूसरा पॉइंट, किसी को मान लो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कह दो या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता बच्चों, ध्यान रखना।
कंफ्यूज मत होना। तो -4 और -0 का होल वर्ग प्लस y2 या y1 कुछ भी कह दो 9 - 7 का होल वर्ग 6 - 10 का होल वर्ग। सॉल्व करो इसे। 4 का वर्ग 16 होता है और 9 में से 7 गया तो 2 का वर्ग 4 होता है और 6 में से 4 गया तो 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये 16 16 32 32 और 4 36 36 से आया। 36 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। तो अब देखो, अगर हमें पता है अगर एक समकोण त्रिभुज ये बनाता है तो इस मान लो ये ABC, तो ये AC का वर्ग जो है वो बराबर आना चाहिए इन दोनों शेष भुजाओं के वर्ग के बराबर, तभी तो एक पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। आप सभी को पता है बच्चों। तो AC का वर्ग हमारे पास 6 है ना, तो AB क्या है? AB का कितना आया है? 3√3 है इसका होल वर्ग, प्लस AB 3√3 ही आया है, सॉरी 2 इसका होल वर्ग। तो इसको हम कह सकते हैं 2 या फिर इससे बताओ इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। सही है ना? बिल्कुल हाँ। और ये भी 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा क्या? इसका रूट 36 आया था। सही है ना? बिल्कुल। AC का वर्ग, अच्छा वर्ग नहीं किया हमने AC का वर्ग, यानी 6 का वर्ग कहाँ किया हमने? तो यानी 36, तो 36 बराबर 36 सही आ रहा है बच्चों। यानी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आ जाए तो समझ लो वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर। अब चलो ये सिद्ध कर दिया हमने घेघड़ी। अब चलते हैं अड़े पाठ पर। अड़े पाठ है बच्चों इसका कि लिमिट, ओहो मच्छर, लिमिट x टेंड टू 0, ये है cos 2x - 1, नीचे cos x - 1, यही है ना। इसका मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे लिमिट को तो ये 0/0 फॉर्म बननी है और 0/0 फॉर्म बननी नहीं चाहिए, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको ऐसा करो, ऊपर वाले को ऊपर cos 2x का फॉर्मूला लगाओ जिससे कि 1 कट जाए, तो वो है 1 - 2 sin स्क्वायर x, और ये माइनस का 1 है ही है क्योंकि साइन के पद में लगा दो cos 2x का फॉर्मूला। लिमिट लिखो, लिमिट x टेंड टू 0, और नीचे क्या करें हम? नीचे अभी ऐसे ही रहने दो cos x - 1, उसके बाद लिमिट x टेंड टू 0, इससे ये कट गया कटने के बाद बचा आपका 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x और अपॉन cos x - 1। सही है। अब बेटा ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखो। पहले तो साइन स्क्वायर की जगह, पहले तो ये 2 बाहर निकले आता है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर x, क्लियर। और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो माइनस ऊपर पहुँच जाएगी मान लो, तो ये हो जाएगा 1 - cos x। और ये ऊपर वाले को हम एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। आपको पता है एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं, क्योंकि ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और ये -2 जो बाहर निकाल लो क्योंकि ये लिमिट से बाहर निकल जाता है बच्चों, आपको पता है। तो ये एक बार जोड़ देता हूँ तो 1 + cos x, एक बार घटा देता हूँ 1 - cos x, और इसी की वजह से मैंने माइनस कॉमन लिया था जिससे कि ऊपर जो है सेम मिल जाए। तो ये कट गया। अब यहाँ से लिमिट पुट कर दूंगा तो -2 और ये 1 + cos 0, cos 0 है ना, हाँ cos के प्लस है cos 0, तो -2 गुणा, और ये 1 + 1 ही मान होता है cos 0 का मान, -2 गुणा 2 तो -4। अगर आपका इस पार्ट का या इस क्वेश्चन का अगर -4 आंसर है तो आपके 3 नंबर कोई नहीं छीनने वाला। बात समझ में आई कि नहीं? टीचर भी नहीं छीन सकता बच्चों। तो आपके मैंने प्रश्न नंबर 5 तक एंड ख़त्म कर दिया है। अब कितने प्रश्न हैं टोटल? इसमें 9 प्रश्न हैं, और 9 प्रश्न हैं
इसमें भी प्रश्न नंबर 6 भी कर लें क्या अभी? थोड़ा टाइम और ज़्यादा हो जाएगा। चलो बच्चों, आज हमने प्रश्न नंबर 5 तक इस पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो और जल्दी करा देते आपको, लेकिन क्या करें, थोड़ी प्रॉब्लम आती हैं, आपको भी पता है, इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर खड़ा हूँ मैं। तो बच्चों, हमने जो आपको प्रश्न नंबर 5 तक सॉल्यूशन कराया है, तो पहले तो आप मुझे बताइए कि अभी तक आपके कितने प्रश्न गलत गए हों और कितने प्रश्न सही गए हैं, और कितने नंबर आपके यहाँ तक आ सकते हैं। और इसके बाद कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 कल की वीडियो में आपको मैं करा दूंगा। और आप मुझे कमेंट करो, अगर जल्दी ही इसकी वीडियो बनानी है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.